ग्रेड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेल सेल वाला है कोशिका का। इससे बहुत कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड के पेपर में। उसको हम पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इसके जो है 4 पार्ट बनाऊंगी मैं। आज फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। तो कोशिका वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीव के शरीर की जो सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के लिए जो है कोशिका का होना अनिवार्य होता है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका की खोज की थी, पर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका को उन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमल कुले नाम दिया था। कोशिका सिद्धांत आता है। कोशिका सिद्धांत मैथियस लीडन व थियोडोर स्वान ने दिया था। 1838 और 39 में दिया था। सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। यह सिद्धांत इस बात को नहीं समझा पाया कि नई कोशिका का निर्माण जो है वो किस। फिर बाद में रुडोल्फ विर्चो का कथन आया था कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ओमनीस सेलुला ई सेल्यूला, यानी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इन्हें कोशिका सिद्धांत को स्थानांतरित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन हो सकते हैं? तो एक तो होता है वायरस जो है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और एक है वायरॉइड जो कि न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ होता है केवल। और प्रियॉन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोप्लाज्मिक लेटिकुलम। इसकी साइज होती है 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी जंतु कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी पादप कोशिका है रेमी तंतु। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। वायरस का आकार 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। यूकेरियोटिक कोशिका का आकार 10 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है और आरबीसी का आकार 7 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रो है, यह भी कोई बनी नहीं है पूरी तरह से, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो अस्पष्ट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुस्पष्ट होता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए जो है कोशिका द्रव्य के एक विशिष्ट क्षेत्र से संगठित रहता है और उस विशिष्ट क्षेत्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या केंद्रक में संगठित रहता है। ठीक है। और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसका डीएनए जो होता है वो द्विरज्जुकीय, वृत्ताकार एवं नग्न यानी कि हिस्टोन रहित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका का डीएनए द्विरज्जुकीय, रेखीय और हिस्टोन युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक छोटा वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। और झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक 70S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन से निर्मित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो मतलब अलग अलग में अलग अलग होती है। मतलब जैसे पादपों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है, जबकि कवकों में काइटिन से निर्मित होती है और जंतुओं में ये अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। ठीक है।
फिर बात आती है कि कोशिका विभाजन की। जो कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन है वो असूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और जनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन अलैंगिक जनन होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में जनन जो होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सीलिया तथा फ्लैजिला की जो सूक्ष्म नलिकाओं की जो संख्या है वो 9+2 के रूप में व्यवस्थित नहीं होती है, जबकि यूकेरियोटिक में 9+2 के रूप में व्यवस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है साइक्लोसिस यानी कि कोशिका द्रव्यी प्रवाह अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक में साइक्लोसिस उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता उपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में गुणन बहुत होता है, तेज़ी से होता है, जबकि यूकेरियोटिक में गुणन धीरे से होता है, धीमा होता है। प्रोकैरियोटिक में रस रिक्तिकाएँ तो अनुपस्थित होती है, परंतु गैस रिक्तिकाएँ उपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक में रस रिक्तिकाएँ उपस्थित होती है और गैस रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती है। फिर बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो है उसमें अनुलेखन व अनुवादकरण दोनों कहाँ पे होंगे? कोशिका द्रव्य में होता है। अनुलेखन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। और अनुवादकरण क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादकरण कहलाता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये दोनों अनुलेखन तो केंद्रक में होगा तथा अनुवादकरण कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जगत कौन सा आता है? मोनेरा के सदस्य आते हैं, जिसमें मोनेरा के सदस्य में कौन कौन? बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई ये सब आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक भी उपस्थित होता है, परंतु जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका जो होती है उसका केंद्रक जो होता है वो परिधि में स्थित होता है, परिधि में स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका का केंद्रक जो है वो केंद्र में स्थित होता है। पादप कोशिका में तारक का यानी सेंट्रोसोम जो है वो अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। पादप कोशिका में संचित भोजन स्टार्च के रूप में रहता है, जबकि जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। पादप कोशिका में तारकीकरण नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकीकरण होता है। फिर बात हम करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैसी संरचना होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे कि हम ये डायग्राम देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो बाहरी स्तर है 3 तरह की होती है। एक तो ग्लाइकोलाइक्स सेल वॉल पाई जाती है और एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। 3 स्तरों से ये जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका वो 3 स्तरों से परिबद्ध रहती है। तो ग्लाइकोलाइक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें ये ऐसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्ध को मीजोसोम कहते हैं। ये अंदर धसे हुए होते हैं, इन्हें मीजोसोम कहते हैं। और जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें ये रेशे निकले हुए होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं थोड़े, उन्हें कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। और ये जो सीधे होते हैं ऐसे थोड़े मध्यम साइज के, उन्हें पिलाई कहते हैं। और जो छोटे छोटे रेशे होते हैं फिम्ब्रेन कहलाते हैं। ठीक है, और इसके जो ये कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें एक न्यूक्लियोइड भी पाया जाता है। न्यूक्लियोइड होता है जिसमें पूरी मतलब कोशिका झिल्ली नहीं बनी हुई होती है। और एक प्लाज्मिड पाया जाता है, एक छोटा वृत्ताकार डीएनए जिसे प्लाज्मिड हम कहते हैं वो पाया जाता है इसके अंदर। और इसमें इंक्लूजन बॉडीज़ पाई जाती है, थोड़ी सी इंक्लूजन बॉडीज़। और एक गैस रिक्तिका पाई जाती है, गैस वैक्यूल्स, जबकि इसमें रस रिक्तिका अनुपस्थित होती है। और 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि कोशिका का आवरण, जो कि हमने बोला था कि 3 प्रकार का आवरण होता है। एक तो होता है ग्लाइकोलाइक्स, एक होती है सेल वॉल और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोलाइक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन 3 प्रकार का हमारी कोशिका का आवरण होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कोशिका भित्ति के जो कार्य क्या होते हैं, यानी कि सेल वॉल के क्या कार्य हैं। तो कोशिका की आकृति को नियमित बनाए रखना और कोशिका को फटने तथा सिकुड़ने से रोकना, कोशिका में वृहद अणुओं के प्रवेश को रोकने का काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है।
और कोशिका झिल्ली क्या होती है, कुछ मैंने अभी बोला था कि कोशिका झिल्ली कुछ स्थानों पर अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर मीजोसोम बनाती है। वैसे ही कोशिका झिल्ली जो है कुछ स्थानों पर कोशिका द्रव्य में अंतर्वलित हो जाती है और प्रवर्त बनाती है, जिन्हें मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम कार्य में जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वैसे ही मीजोसोम होते हैं। मीजोसोम के कार्य क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी श्वसन के लिए सहायक होता है और मीजोसोम भी श्वसन के लिए सहायक होता है। कोशिका भित्ति का संश्लेषण करते हैं ये। कोशिका झिल्ली जो है उसकी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं, स्त्रवण में सहायक होते हैं और डीएनए के प्रतिकृतिकरण और पुत्री कोशिका के स्थानांतरण में भी सहायक होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषित जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली एक और तरफ से प्रवर्त बनाती है, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ये जो है हरित लवक के समान पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर जो है हरित लवक के समान होते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट हरे सल्फर जीवाणु, बैंगनी सल्फर जीवाणु, नील हरित शैवाल, ये सब कौन से हैं, इन्हें क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। ऐसे प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट जिनमें क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है वो कौन है, हरे सल्फर जीवाणु, बैंगनी सल्फर जीवाणु और नील हरित शैवाल। फिर आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। यह सभी कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य स्थल होता है। इसमें पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी होती है, पहला है अस्पष्ट केंद्रक, जो कि हमने बोला था कि इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होती है और आनुवांशिक पदार्थ जो है यानी कि डीएनए कोशिका द्रव्य के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र में संगठित रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड या चिनोफोर कहते हैं। मुख्य डीएनए जो होगा वो वृत्ताकार, द्विरज्जुकीय तथा नग्न होता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित और उसके स्थान पर पॉलीएमीन्स पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, छोटा वृत्ताकार डीएनए होता है। मुख्य डीएनए के अतिरिक्त अन्य उपस्थित होता है। ये कोशिका की जो है वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक नहीं होता है, केवल विशिष्ट लक्षणों का निर्धारण करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता। फिर आता है राइबोसोम। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसकी साइज 15 से 20 नैनोमीटर होती है। फिर है राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। फिर आते कोशिका झिल्ली के से संबंधित होते हैं। ये किससे, कोशिका झिल्ली से। प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम एक सिंगल mRNA से जुड़कर पॉली राइबोसोम यानी पॉलीसोम बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है अंतर्विष्टकाय इंक्लूजन बॉडीज़। यह संग्रहित पदार्थ होते हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यह किसी झिल्ली से आवृत नहीं रहते। फिर है केस रिक्तिकाएँ, केवल प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। इसमें वायु भरी हुई होती है और यह जल के उत्प्लावन प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद में कोशिका सतही अतिवृत्तियाँ, कोशिका की सतह पर अतिवृत्तियाँ पाई जाती है, उनकी बात करेंगे। तो फ्लैजिला यानी कसाबिका पाई जाती है, पिलाई पाई जाती है और झालर पाई जाती है। तो फ्लैजिला जो होती है ये लंबी फिलामेंट सदृश संरचना होती है जो कोशिका गति में सहायक होती है। फिलामेंट हुक या बेसल बॉडी बनाती है। नेक्स्ट है पिलाई की बात करते हैं। रोम छोटी नलिका समान अतिवृत्तियाँ होती है, इन्हें सेक्स पिलाई भी कहते हैं और ये संयुग्मन में सहायक होती है। पिलाइन प्रोटीन से निर्मित होती है, अंग संकुचनशील प्रोटीन होता है ये। नेक्स्ट है फाइब्रियन, ये जो होती है छोटी रोम सदृश संरचना होती है और कोशिका को किसी आधार से जोड़ने में सहायक होती है। ठीक है, फ्लैजिला जो होते हैं वो संकुच इससे निर्मित होते हैं। फिर यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में कल पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पार्ट 2 में मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं कोशिका से रिलेटेड पूरी मतलब सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ और सेकंड ग्रेड में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक रहेगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर करिएगा।